रात की तन्हाई में अंधेरे में डूबा हुआ वो पागल खाना बीच बीच में किसी पागल की कोठरी से उठती तेज हंसी की आवाज से गूंज उठता था। मनाली में बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री के पास बना एक मेंटल असाइलम था वो, जहां उन पागलों को रखा जाता था जिनके साथ ये उम्मीद थी कि उनका इलाज चल रहा है और वो ठीक हो जाएंगे। गुंजाइश थी, लेकिन उनमें से कुछ बहुत ही हिंसक थे, इसलिए उन पर खास एहतियात रखना पड़ता था। जब उन्हें काउंसलिंग के लिए साइकेट्रिस्ट के पास लाया जाता था तो पैरों और हाथों में जंजीरें डालकर लाई जाती थी। साथ में 2 सिक्योरिटी गार्ड्स होते थे, कुछ ऑफिसर्स होते थे जिनके पास एक करंट लगाने वाला एक मशीन होती थी, एक बेट होती थी जो मरीज के वायलेंट होने पर उसे लगाकर बेहोश कर सकती थी। उस रात पागलखाने की गैलरी में एक आदमी जंजीरों से लदा हुआ चला आ रहा था। पीछे सिक्योरिटी ऑफिसर्स थे। उस आदमी की उम्र कुछ 45 साल के आसपास होगी। बड़ी हुई दाढ़ी थी, बिखरे हुए बाल थे, लंबी धारियों वाली कमीज और पैजामा उसने पहन रखा था और वो नंगे पैर उस अंधेरे गलियारे में चलता हुआ चला आ रहा था। ऑफिसर्स उसे लेकर एक अंधेरे कमरे में लोहे का गेट खोलकर अंदर दाखिल हुआ। उस अंधेरे कमरे में बस एक मेज थी जिसके दोनों तरफ 2 कुर्सियां रखी हुई थी और मेज के ठीक ऊपर एक बल्ब लटक रहा था। उस शख्स को एक कुर्सी पर बैठाया गया और उसके हाथ की हथकड़ियों को मेज पर लगे हुए कुंडों में लॉक कर दिया गया। सिक्योरिटी ऑफिसर्स उसके पीछे खड़े हो गए। कुछ देर के बाद कमरे का दरवाजा फिर से खुला और एक 60-65 की उम्र का एक डॉक्टर, जिसके सर पर बाल कुछ कम थे और हाथ में एक फाइल थी, वो डॉक्टर अंदर आए और सामने वाली कुर्सी खींचकर बैठ गया। कैसे हो विक्रांत? उन्होंने पूछा तो सामने हथकड़ी से बंधे हुए शख्स ने अपना सर उठाकर बड़ी बड़ी आंखों से उनकी तरफ देखा। दाढ़ी और मूंछों से भरे हुए चेहरे पर बड़ी बेतरतीब उसके बाल लटक रहे थे। वो गुस्से में गहरी सांसें ले रहा था। डॉक्टर ने फिर कहा, तो अब तुम्हारी राय क्या है? क्या अब तुम हमें सच सच बताओगे या अब भी वही कहोगे कि कोई लड़की थी जो कोई लड़की नहीं थी? वो फबीहा नाम था उसका और वो मेरा वहम नहीं था, वो सच में थी। मेरे साथ वक्त बिताया उसने, उस आदमी ने चीखते हुए कहा। डॉक्टर साहब ने नाउम्मीदी से गहरी सांस ली और कमरे की दाईं तरफ लगे एक बड़े से काले शीशे की तरफ देखा, जिसके उस तरफ एक कमरा था जहां से यह बातचीत मॉनिटर की जा रही थी। लेकिन इस तरफ से आप जब देखेंगे तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। डॉक्टर साहब ने उस शख्स जिसका नाम विक्रांत उन्होंने कहा था, उससे दोबारा कहा, देखो तुमने उस लड़की के बारे में जो कुछ भी बताया, हमने सारी इन्वेस्टिगेशन की है, शिनाख्त की है। हमने उस हॉस्टल में भी जाकर पता किया है जहां तुमने बताया था। इलाके के लोगों से भी पूछा है, तुम्हारे अपने लोगों से भी हमने पूछताछ की है, पर सबका कहना है कि फबीहा नाम की कोई लड़की है ही नहीं। अब हम मजबूर हैं ये मानने के लिए कि ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे मन का फितूर है, क्योंकि तुम ज़हनी तौर पर फिट नहीं हो। लोगों ने तस्दीक की है कि तुम अपनी केमिस्ट्री लैब में बैठकर अकेले में बातें करते थे। हो सकता है वो सिर्फ तुम्हारा वहम हो। डॉक्टर साहब, विक्रांत फिर से बोला, अकेले में बातें करना एबनॉर्मल नहीं है, बहुत से लोग करते हैं, लेकिन वो एक अलग बात है। वो मेरी बचपन की आदत है। मैं केमिस्ट्री की टेबल्स ऐसे याद करता हूं, लेकिन फबीहा थी, बिल्कुल थी। और सुनिए, मैं कोई ऐरा गैरा आदमी नहीं हूं। हिंदुस्तान की 5 सबसे बड़ी केमिकल कंपनीज हैं, उनमें से एक का मालिक हूं मैं। And I'm a genius. I'm a bloody genius. No, you are not. डॉक्टर साहब ने इस बार कुछ सख्त लहजे में कहा, You were a genius once, but not anymore. इस मेंटल असाइलम में रहते हुए तुमने 2 गार्ड्स को घायल किया है, एक ऑफिसर का हाथ तोड़ा है तुमने, और एक नर्स की तो आंख फूटते फूटते बची है। तुम एक ऐसी काल्पनिक लड़की की बात कर रहे हो जो कभी थी ही नहीं। I'm sorry, तुम्हें फिलहाल यहीं रहना होगा। ले जाओ इसे।
डॉक्टर साहब के इतना कहते ही पीछे खड़े गार्ड्स की जो हरकत हुई और उन्होंने उसकी हथकड़ी खोली और उसे ले जाने लगे पकड़ के। वो चीखने लगा, डॉक्टर साहब मेरा यकीन कीजिए, वो थी फबीहा, मेरे साथ थी, वो मुझसे प्यार करती थी डॉक्टर साहब, मेरा यकीन कीजिए, मैं पागल नहीं हूं, छोड़ो मुझे। उसकी आवाज आहिस्ता आहिस्ता दूर जाते हुए हल्की हो गई। तभी कमरे में वो काले कांच के पीछे एक लाइट जली तो दिखाई दिया कि उसी कमरे से लगे हुए कमरे में एक पुलिस ऑफिसर था और कुछ और लोग थे जो कानों पर हेडसेट लगाए हुए ये बातचीत सुन रहे थे। कुछ देर के बाद ये डॉक्टर साहब जो अभी पूछताछ कर रहे थे वो अपने कैबिन में उसी पुलिस ऑफिसर के साथ बैठे थे जो दूसरे वाले कमरे में थोड़ी देर पहले ये बातचीत सुन रहा था, शीशे के उस तरफ से। हाथ टॉवल से पोंछते हुए डॉक्टर साहब ने कहा, देखा तुमने, कोई इंप्रूवमेंट नहीं है, और आप कह रहे थे कि मैं उसे रिलीज कर दूं, यहां से उसे छोड़ दूं। आप देख रहे हैं वो क्या बोल रहा है। उन्होंने आगे कहा, देखिए मैं जानता हूं कि विक्रांत आपका दोस्त है, आपकी उससे हमदर्दी होना बहुत जायज है, लेकिन मैं उसे इस तरह से आजाद नहीं कर सकता, वो दूसरों के लिए खतरा है। पुलिस यूनिफॉर्म पहने शख्स ने कहा, डॉक्टर खान, आई रिक्वेस्ट यू नॉट टू जंप ऑन एनी कंक्लूजन प्लीज। वैसे भी अभी हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, हो सकता है कि फबीहा नाम की कोई लड़की हो सकता है विक्रांत सच कह रहा हो और ये सब किसी की चाल हो। डॉक्टर साहब बोले, इंस्पेक्टर कुशाल, देखिए ये कोई थ्रिलर कहानी नहीं है, दिस इज अ रियल लाइफ, और मैंने अपनी जिंदगी में ऐसे बहुत सारे जहनी मरीज देखे हैं। हाँ, आपके कहने पर मैंने उसे एक स्केच आर्टिस्ट भी दिलाया था। स्केच आर्टिस्ट बैठा तो विक्रांत उसे ठीक से बता भी नहीं पाया कि वो कैसी दिखती थी, बस यही कहता रहा कि खूबसूरत थी। बाल कैसे थे? बोले खूबसूरत थी। बोले उसकी नाक कैसी थी? बोले खूबसूरत है। अरे भाई, ऐसे तो जयाप्रदा की फोटो बन जाएगी। हाँ? दोनों मुस्कुराए। डॉक्टर खान बोले, माफ कीजिए, आपके दोस्त को मैं अभी रिलीज नहीं कर सकता, इसलिए आप तशरीफ ले जा सकते हैं। थैंक यू। विक्रांत 11 महीने पहले एक बिल्कुल अलग शख्स हुआ करता था। ये विक्रांत जो थोड़ी देर पहले बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, तब वो एक कामयाब आदमी था। 11 महीने पहले एक बड़ी इंडस्ट्रियल केमिकल कंपनी का मालिक था। शुरू से ही ब्रिलियंट था, बल्कि वो जवानी के दिनों में उसने केमिकल इंजीनियरिंग में एक उसका जो कॉमन टेस्ट था उसमें टॉप किया था। 11 महीने पहले तक वो एक बेहतरीन बिजनेसमैन था जिसकी कंपनी मुनाफे में थी, लेकिन फिर भी वो दिन में 15 घंटे मनाली में बनी कंपनी की लैब में गुजारता था, जहां वो नई नई रिसर्च करता रहता था। लेकिन 11 महीने पहले उसे क्या हुआ था, जानना चाहते हैं आप? चलिए शुरू से शुरू करते हैं। तो हुआ यूं कि एक सर्द सुबह विक्रांत ने कुल्लू के सैंज पुलिस स्टेशन में एक मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराई। उसने कहा कि उसकी गर्लफ्रेंड, जिसका नाम फबीहा है, वो कई दिनों से मिसिंग है। हिमाचल पुलिस ने जांच शुरू की, लेकिन जैसे जैसे परतें खुलती गईं तो बड़ी हैरानी वाली बातें सामने आई। मालूम हुआ कि फबीहा नाम की कोई लड़की थी ही नहीं। हालांकि ये कहता रहा कि फबीहा थी और उसकी फबीहा से पहली मुलाकात कसौली के सनसेट पॉइंट पर हुई थी। उसने एक कहानी भी बनाई थी, पता नहीं सच थी कि झूठ। उसने कहा कि जब उसने फबीहा को पहली बार देखा तो उसकी जूती की हील टूट गई थी और वो कुछ परेशान थी। मैंने उसकी मदद की, इससे हमारी दोस्ती हुई। लेकिन पुलिस ने जब जांच की तो फबीहा नाम की कोई लड़की, उसका कोई अता पता नहीं था। बल्कि जो विक्रांत के नजदीकी लोग थे उन्होंने भी कहा कि उन्होंने कभी इसे किसी फबीहा नाम की लड़की के साथ नहीं देखा। इधर विक्रांत जो था वो फबीहा के इश्क में पागल हो रहा था। होशो हवास खो रहे थे उसका दिमागी तवाजुन बिगड़ने लगा था और वो धीरे धीरे हिंसक होने लगा था। इतना कि एक दिन उसे पागल खाने लाना पड़ा। वो पागल खाने की जो कोठरी थी उसकी सलाखों से चीखता रहता था, कहता था कि वो पागल नहीं है, फबीहा वाकई थी। उन दिनों जब शुरुआती दिनों में जब डॉक्टर खान उससे पूछताछ करते थे और उससे पूछते थे कि फबीहा के बारे में कुछ बताओ, वो कैसी थी, तो ये कहता था, बहुत सुंदर थी, उसने मुझे जितना चाहा
उतना कोई किसी को नहीं चाहता। हाँ, वो कुछ बीमार रहती थी, दिल की बीमारी थी उसे कोई, तो डॉक्टर साहब कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसको कुछ हो गया हो डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब कहते नहीं, उसे कुछ नहीं हुआ होगा। वैसे आप कहाँ मिले थे उससे पहली बार? कुछ बताइए, हो सकता है कि आपके जो दोस्त हैं पुलिस इंस्पेक्टर कुशाल साहब, ये हो सकता है फबिहा को ढूंढ सके, बताइए। इस सवाल के बाद विक्रांत के चेहरे पर एक अधूरी सी मुस्कुराहट आती। वो कुर्सी पर पीछे खिसक कर बैठता और अपनी आंखें बंद कर लेता और फिर कहता, वो मेरी जिंदगी का सबसे हसीन दिन था। अंधेरा छाने लगा था, मैं कसौली गया था, मुझे सनसेट देखने का शौक है, अक्सर जाता था मैं वहां पर। उस दिन जब मैं लौट रहा था तो एक ढलान के पास मुझे एक लड़की परेशान दिखाई दी। वो बेख्याली में पहाड़ी रास्तों पर हील पहनकर आ गई थी और वो टूट गई थी। उसे चला नहीं जा रहा था, पथरीला रास्ता था, हाथ में जूतियां लिए हुए वो नंगे पैर चल रही थी, उसके पैरों में पत्थर चुभ रहे थे। मैंने उसे देखा और मैंने कहा, हेलो कैन आई हेल्प यू? वो पलटी डॉक्टर साहब। वो बेइंतहा खूबसूरत थी, जैसे कोई परी। डेनिम जैकेट पहनी थी उसने वाइट टी शर्ट पर। उसने हाँ में सर हिलाया और बताया कि वो पास ही में बने जीबी पंत हार्ट हॉस्पिटल से लौट रही है, जो दिल का अस्पताल था। उसे रेगुलरली कार्डियो चेकअप के लिए जाना पड़ता है कुछ दिनों में, लेकिन आज लौटते वक्त उसकी कार खराब हो गई और यही मसला है। तो डॉक्टर साहब ने उसे टोका, लेकिन जीबी हार्ट हॉस्पिटल में तो इस नाम की कोई पेशेंट कभी नहीं रही, हमने तो पता किया है। विक्रांत ने कहा, अब ये कैसे हो सकता है? वो मुझे वहीं मिली थी। अच्छा ठीक है, खैर आप आगे बताइए, आगे क्या हुआ? वो बोला, जी तो उसने मुझे बताया कि वो हॉस्पिटल से आ रही है, उसकी कार खराब हो गई थी और वो पैदल चलने लगी तो उसकी हील टूट गई। अब मैंने उससे कहा कि मेरा ड्राइवर उसकी कार को पिकअप करके उसको ठीक करवा देगा, तो मैं उसे ड्रॉप कर देता हूँ। शुरू में तो वो थोड़ा घबराई, लेकिन फिर उसने मुझ पर भरोसा कर लिया और रास्ते में उसने बताया कि वो नोरा रिचर्ड्स गर्ल्स पीजी में रहती है। वो बहुत हंसमुख थी। रास्ते में हमने बहुत सारी बातें की। उसे मेरा साथ बहुत दिलचस्प लगा। मैं यूँ अपनी ज़िंदगी में वैसे तो देखिए डॉक्टर साहब दर्जनों रिलेशनशिप्स में रहा हूँ, बहुत सी खूबसूरत लड़कियों के साथ मेरा वक्त गुजरा है। मेरे दोस्त मुझे हार्ट ब्रेकर कहते हैं मजाक में। मैं किसी लड़की के साथ बहुत लंबे समय तक नहीं रह पाता हूँ, जल्दी ऊब जाता हूँ, लेकिन फबिहा कुछ अलग थी। वो होता ना, वो ब्यूटी विद द ब्रेन, उस टाइप की थी वो। तो बल्कि उसने ही मुझसे पूछा कि कल कॉफी पर मिलें, तो मैंने उससे कहा कि एक ही मुलाकात के बाद कॉफी के लिए पूछने वाली लड़कियां मैंने कम देखी हैं। तो वो बोली, दोस्ती के लिए मुलाकातें नहीं गिनी जाती विक्रांत साहब, बस एक मुलाकात के बाद फिर दूसरी मुलाकात, फिर तीसरी, फिर चौथी, और हम अक्सर मिलने लगे। और इस दौरान थोड़ा बहुत मैंने उसे जाना और उसने बताया कि वो देहरादून कॉलेज में पढ़ाई करती थी। जब वो छोटी थी, स्कूलिंग उसकी वहाँ से हुई है, उसकी फैमिली भी वहीं की थी। तो हम इसके बाद मिलने लगे, घूमने लगे। 6 महीने तक हम एक साथ रहे और फिर एक रोज अचानक वो गायब हो गई। और आप लोग मुझे पागल बना रहे हैं। आप कह रहे हैं कि मैं पागल हो क्या? ठीक है विक्रांत, तुम जाओ, आराम करो। डॉक्टर खान ने उसे वापस वार्ड में भेज दिया और खुद इंस्पेक्टर कुशाल के साथ बैठ गया। इंस्पेक्टर कुशाल ने कहा, देखा डॉक्टर साहब ने कितनी बारीक डिटेल्स दे रहा था वो, इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि ये कहानी मनगढ़ंत नहीं हो सकती। डॉक्टर साहब हाथ पोंछते हुए मुस्कुराकर उन्होंने बिना कुछ कहे कहा, 1 मिनट रुको। अपना फोन उठाया, उसको एक नंबर डायल किया और स्पीकर पर डाला। जी साहब, उधर से एक आवाज आई। डॉक्टर साहब बोले, गोपाल तुम विक्रांत के ड्राइवर हो ना? जी जी जी। अच्छा, उस दिन तुमने जो कुछ भी मुझे बताया था जरा फिर से बताओगे? कुशाल फोन को घूर रहा था, वो सुन रहा था। उसमें से आवाज आई, साहब वो उस दिन विक्रांत साहब ने मुझसे कहा कि कसौली में ऊपर की तरफ पंत अस्पताल के रास्ते में एक कार खड़ी होगी मैरून रंग की,
तो उसको ठीक करना था, तो मैं मैकेनिक के साथ वहां गया, लेकिन वहां कोई कार नहीं थी। इंस्पेक्टर कुशाल ने डॉक्टर साहब को देखा। डॉक्टर साहब थोड़ा सा मुस्कुराए। डॉक्टर साहब ने इंस्पेक्टर कुशाल को जवाब दे दिया था। कुछ देर के बाद डॉक्टर खान इंस्पेक्टर कुशाल को लेकर बाहर गार्डन में टहलते हुए बात करने लगे। बोले, देखिए, होता है इंस्पेक्टर साहब कि जैसा कि हम सपने देखते हैं, राइट? सपने में सिर्फ हम अपने आप को नहीं देखते, अपने साथ बहुत सारे किरदार भी दिखते हैं हमें। कोई भूला हुआ दोस्त दिखाई देता है, कोई पुराना रिश्तेदार, कोई स्कूल की टीचर, ऑफिस का बॉस, कोई भी। वो सब किरदार हमसे बातचीत करते हैं, लेकिन असल में देखिए तो वो सभी किरदार जो होते हैं वो दरअसल हम खुद होते हैं। हमारे ही दिमाग का एक हिस्सा सपने में कोई और बनकर हमसे बात करता है। विक्रांत भी इस तरह एक परमानेंट सपने में है। बात थोड़ी कड़वी है, लेकिन हकीकत यह है कि आपका दोस्त बेहद अय्याश मिजाज का रहा है। लड़कियों से दोस्ती करना, फिर उनसे बोर हो जाना, उन्हें छोड़ देना, दैट इज हिज हैबिट। फबीहा कुछ और नहीं है बल्कि उसके मन का गिल्ट है। बस इतनी सी बात है। न वहां पर कोई कार थी, जैसा कि गोपाल उसके ड्राइवर ने बताया, न उसे कोई लड़की मिली। ये सब उसकी मनगढ़ंत कहानी है और उसका गिल्ट है, बस। बाकी आपके पास भी अगर कोई और दलील है तो बताइए, मुझे लगता तो नहीं कि है। कुशाल बोला, कोशिश में तो हूं डॉक्टर साहब। विक्रांत ने मुझे बताया था कि वो फबीहा ने उसे बताया कि उसने 1996 में देहरादून से स्कूलिंग की थी। क्लास 8th का एक फोटो है, तो मैं वो उसके एक बैच का एक फोटो पाने की कोशिश में हूं। एक ग्रुप फोटो है उसके क्लास का। शायद उस फोटो में फबीहा को देखकर विक्रांत पहचान सके। अगर उसने पहचान लिया तो इसका मतलब फबीहा है, अगर नहीं है तो फिर भी कुछ देखते हैं कि क्या हो सकता है। कुशाल और विक्रांत की दोस्ती जमानों पुरानी थी, बचपन की दोस्ती थी। दोनों ने एक साथ पढ़ाई की, एक साथ स्ट्रगल किया। कुशाल पुलिस में आ गया और विक्रांत ने अपना बिजनेस शुरू कर दिया। धीरे धीरे वो बहुत कामयाब हो गया, करोड़पति बन गया। वैसे तो कुशाल को विक्रांत से उसकी कामयाबी की वजह से थोड़ी बहुत जलन होती थी, लेकिन अब जब वो उसे अस्पताल के स्प्रिंग वाले बिस्तर पर पड़ा हुआ देखता था, एक बीमार की तरह जैसे दौरे पड़ रहे हैं, जो चीख रहा है फबीहा का नाम लेकर, तब उसे अपने दोस्त पर रहम आता था। वो उसकी मदद करना चाहता था और वही वो कर रहा था। लेकिन पुलिस स्टेशन में अपनी कुर्सी पर बैठे हुए कुशाल को यह समझ नहीं आ रहा था कि वो मदद करे तो कैसे करे। फबीहा को ढूंढे तो कहां ढूंढे। ना उसकी कोई फोटो है, ना कोई और पहचान है। जिस पीजी में विक्रांत उसे ड्रॉप करने की बात कहता था, उस पीजी के लोगों ने फबीहा नाम की किसी लड़की के होने से इनकार कर दिया। बल्कि उन्होंने तो यह भी कह दिया कि 7 बजे के बाद उनके पीजी से ना कोई बिना इजाजत बाहर आ सकता है और ना अंदर। तो ये विक्रांत किसे पिक करके ला रहा था? अस्पताल के ऑब्जर्वेशन रूम में विक्रांत जैसे कई और मरीज भी थे जिन पर निगरानी रखी जा रही थी, यह पता करने के लिए कि वो ठीक है या नहीं है। विक्रांत अगर मेंटली तौर पर फिट नहीं साबित होता तो उसे भी मानसिक रोगियों वाले उस वार्ड में भेज दिया जाना था। और इसी बात से कुशाल डर रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि उसे उस वार्ड में भेज दें। एक सुबह कुशाल फिर से अस्पताल आया, विक्रांत से मिला। उस दिन ये कुछ स्टेबल लग रहा था। बोला, कैसे विक्रांत? कुशाल, वो उठकर बैठने की कोशिश करने लगा। हाँ, मैं ठीक हूं। फबीहा का कुछ पता चला क्या? इस सवाल के साथ कुशाल को थोड़ा सा गुस्सा आया। उसने अपनी इंस्पेक्टर वाली कैप साइड में रखी और बोला, यार विक्रांत, ऐसे कैसे पता चलेगा? ना कोई फोटो है, ना कोई निशानी है। तुम कहते हो कि तुम दोनों महीनों तक साथ थे, तो कोई फोटो तो होगी तुम्हारे पास उसकी। वो जवाब दे पाता इससे पहले ही एक नर्स उसके पास खाने की ट्रे रख के चली गई, जिसमें मामूली सी दलिया थी और कुछ पापड़ थे, सब्जी थी, रोटियां थी। विक्रांत ने मायूसी से उस ट्रे को एक तरफ खिसका दिया और कुशाल से बोला, फोटो था मेरे पास उसका, लेकिन वो मैंने बताया ना कि मेरा पर्स गिर गया था, तो वो उसके साथ ही वो चला गया। कुशाल ने गुस्से से उसे घूर कर देखा, जैसे कह रहा हो कि एक और बहाना। वो उसके पास खिसक कर आया और बोला, देखो तुम्हारे पास एक आखिरी मौका है खुद को सही साबित करने का, ओके?
डॉक्टर खान तुम्हें पागल साबित कर चुके होते अगर मैंने उनसे रिक्वेस्ट नहीं की होती कि ये पूरा एग्जामिनेशन दोबारा होना चाहिए। अब मेरी बात कान खोलकर सुनो। तुम फबीहा थी या नहीं थी, आई डोंट केयर अबाउट दिस। तुम उसके बारे में बात नहीं करोगे, वरना क्या? विक्रांत अचानक चीखा। वरना क्या होगा? हाँ? सच और झूठ मैं नहीं जानना चाहता कुशाल, मैं नहीं जानना चाहता। विक्रांत की आंखों में दर्द था। तुम समझते क्यों नहीं हो कि मैं मर रहा हूं उसके बगैर? अच्छा ठीक है, चलो मैं इस पर बात नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि वो तुम्हें उस पागल खाने में नहीं डालते। अच्छा ठीक है, तुम मुझे अपने बीच कुछ वक्त के बारे में बताओ। तुम लोगों ने जो साथ में वक्त गुजारा उसमें क्या हुआ था? विक्रांत ने कुशाल को बताना शुरू किया। वो जितनी डिटेल में बात बताता था, ऐसा लगता था कि जैसे सब कुछ बिल्कुल सामने हो रहा हो। तो चलिए मैं भी आपको वैसे ही बताता हूं, एक सीन की तरह, कि जैसे ये सब कुछ हो रहा है। उसके मुताबिक पहली मुलाकात के 3-4 महीने के बाद वो दोनों अच्छे दोस्त बन गए और फबीहा अक्सर उससे मिलने उसके घर आती थी। कभी कभी हॉस्पिटल में चेकअप करवा के जब वो लौटती थी जेबी पंत हॉस्पिटल से, तो उसकी केमिकल वाली लैब में आ जाती थी। और उसकी आंखें नीली थीं, बाल लंबे थे, सलवार सूट पहनती थी और हर 3 घंटे में एक दवा खाती थी जो उसके दिल की बीमारी के लिए थी। शायद पल्पिटेशन की प्रॉब्लम थी उससे। आंखें उदास रहती थी उसकी। एक शाम जब विक्रांत अपने टेस्ट ट्यूब्स और केमिकल से भरी हुई लैब में बैठा कुछ टेस्ट कर रहा था, फबीहा भी वहीं थी। वो पास रखी बेंच पर बैठी दांतों से नाखून काटते हुए उसे देख रही थी। विक्रांत ने उससे कहा, पता है फबीहा, मेरी गर्लफ्रेंड थी कनिका, वो भी ऐसे ही दांतों से नाखून काटती थी। खैर छोड़ो, ये बताओ, बहुत परेशान लग रही हो, क्या बात है? विक्रांत ने एक ट्यूब से केमिकल दूसरे में डालते हुए कहा। वो बोली, हाँ, कुछ लोगों को किस्मत में खुशियां नहीं मिलती। क्यों, क्या गम है तुम्हें? मुझे बताओ, शायद मैं कुछ कर सकूं। कुछ नहीं कर सकते तुम, कोई कुछ नहीं कर सकता। विक्रांत उसके पास आया और कहा, देखो, इस नीले केमिकल का नाम है पिनोपिथिलीन और ये वाला जो है इसे कहते हैं अमोनिया। फबीहा गौर से उन ट्यूब्स को देखने लगी। उसने कहा, इसकी एक ड्रॉप सोडियम और थोड़ा सा विनेगर अगर में मिलाएंगे तो देखना क्या होगा। कहते उसने उसमें एक केमिकल की ड्रॉप डाली और जैसे ही केमिकल मिलाया तो नीला रंग बिल्कुल पानी जैसा सफेद हो गया, ट्रांसपेरेंट हो गया। फिर उसने फबीहा से कहा, कभी कभी किसी के मिलने से पुराने रंग धुल जाते हैं, बस यही समझाना चाहता था तुम्हें। फबीहा समझ रही थी कि वो क्या कह रहा है और चेहरे पर आई मुस्कुराहट बता रही थी कि उसे इस रिश्ते से ऐतराज भी नहीं था। उसने कहा कि विक्रांत, तुम्हारे साथ एक सफर पर जाना है मुझे, चलोगे? सफर पर? कहाँ? उसने पूछा तो फबीहा ने कहा, अरावली हिल्स पर जाना है मुझे। अरावली? विक्रांत ने दोहराया। अरे वो तो बहुत दूर है यहां से, लेकिन अचानक क्यों? बस ऐसे ही जाना है मुझे, मन है मेरा, चलोगे? हाँ, क्यों नहीं चलेंगे, चलो। कुछ दिन के बाद वो लोग उस अरावली पहाड़ पर सफर के लिए निकल गए। विक्रांत ने फबीहा को उसी पीजी से पिकअप किया था और उसकी गाड़ी में वो लोग अरावली के लिए निकल गए थे। सीट थोड़ी पीछे हो सकती है क्या ये? ड्राइवर सीट के बगल में बैठी फबीहा ने उससे पूछा तो उसने कहा कि हाँ, नीचे एक लीवर होगा, उसे खींचो। फिर वो मुस्कुराने लगा। क्या हुआ, मुस्कुरा क्यों रहे हो? बस कुछ याद आ गया। क्या? एक गर्लफ्रेंड थी मेरी, प्रियंका नाम था उसका, उसे भी सीट पीछे करके बैठना अच्छा लगता था। फबीहा खामोश रही और खिड़की से बाहर गुजरते मंजर को देखने लगी। अरावली पहुंचे वो लोग तो वहां एक अजीब बात हुई। पहाड़ से दूर तक का नजारा दिख रहा था। ठंडी हवाओं से फबीहा के बाल लहरा रहे थे। वो उस वक्त अपनी दवा खा रही थी। विक्रांत ने हंसते हुए कहा, पता है फबीहा, मेरी एक और गर्लफ्रेंड थी, आरुषि। उसे भी पहाड़ों पर घूमने का बहुत शौक था, मतलब बिल्कुल ही पागलपन टाइप। वो डायरी भी लिखती थी और जब भी अच्छा, एक बात बताओ फबीहा, मैं जो दूसरी गर्लफ्रेंड्स की बात करता हूं तुम्हें बुरा तो नहीं लगता? आई एम सॉरी, वो मेरी आदत है। आई एम सो सॉरी।
कहते उसने कान पकड़े, तभी फबीहा उसके करीब आने लगी। बिल्कुल वैसे ही खड़ा रहा। फबीहा उसके पास आई और उसके गले लग गई और बोली, आई लव यू विक्रांत। वह हैरान था, उसे यकीन नहीं था कि यह सब इतनी आसानी से हो जाएगा। वो बहुत खुश था क्योंकि उसे जिंदगी में पहली बार सच्चा प्यार हुआ था। वहां से लौटने के बाद दोनों ऑफिशियली गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन गए थे। अब वो रोजाना मिलते थे, साथ वक्त गुजारते थे, घूमते थे, फोन पर बात करते थे और शादी की प्लानिंग भी करते थे। एक मिनट। इंस्पेक्टर ने विक्रांत की बात काटते हुए कहा, तुमने कहा कि तुम लोग फोन पर भी बात करते थे? हाँ, बात तो करते थे। इंस्पेक्टर कुशाल की आंखों में चमक आ गई। उसने फौरन हॉस्पिटल एडमिन से बात की और विक्रांत का जो मोबाइल था, जो उन्होंने सीज करके रखा था, वहां से उस मोबाइल से फबीहा का नंबर ढूंढ निकाला। और फिर वो बहुत चौड़े में चलता हुआ डॉक्टर खान के पास पहुंचा और बोला, डॉक्टर साहब, आपकी उस थ्योरी का क्या हुआ? वो आप कह रहे थे ना कि एक सपना होता है, उसमें दिमाग कोई और बन के बात करता है, नॉल आप बोल रहे थे, पर विक्रांत तो यहाँ फोन पे बात करता था। हाँ, अब फोन पर तो कोई अपने आप से बात नहीं कर सकता, किसी का कॉल आया ही होगा, जाहिर है, तो कोई है शख्स इसका मतलब। हाँ, बताइए डॉक्टर साहब। डॉक्टर खान मुस्कुराने लगे, बोले, डिटेल आने दीजिए कॉल रिकॉर्ड्स की, फिर बात करेंगे। लेकिन मुझे खुशी होगी पहली बार अगर कोई मुझे गलत साबित करेगा इस मामले में। तो कॉल रिकॉर्ड्स का इंतजार किया गया और कुछ ही दिनों के बाद कॉल रिकॉर्ड्स की रिपोर्ट इंस्पेक्टर कुशाल के हाथ में थी और रिपोर्ट पढ़कर उसके हाथ कांप रहे थे। वहां लिखा था कि जिस नंबर को कुशाल फबीहा का बता रहा था, जो इनकमिंग कॉल फबीहा की थी, वो तो खुद उसी का दूसरा नंबर था, उसी का अपना नंबर था वो। तो एक सबूत तो यह कह रहा था कि फबीहा उसके जहन का फितूर थी, ऐसी कोई लड़की थी ही नहीं। लेकिन एक और सबूत था जो कह रहा था कि शायद वो हो भी सकती है, और वो सबूत था 1996 के देहरादून स्कूल की एक ग्रुप फोटो, जिसमें कुछ छोटी छोटी बच्चियां, बहुत कम उम्र की बच्चियां अपनी टीचर के साथ एक ग्रुप फोटो क्लिक करा रही थी। एक हरे रंग का मैदान जिसके पीछे एक चर्च था। अगर ये तस्वीर सही थी तो इन बच्चियों में से एक फबीहा हो सकती थी। क्या उस तस्वीर में फबीहा थी या नहीं थी? फबीहा हकीकत थी या सिर्फ विक्रांत की कल्पना? इस कहानी में छुपा था कोई राज या फिर एक खतरनाक हकीकत? बताऊंगा आपको अगले एपिसोड में। तो दोस्तों, ये था कहानी का पार्ट 1। अगले एपिसोड में, यानी दूसरे और इस कहानी के आखिरी हिस्से में, आपको कई सवालों के जवाब मिलेंगे। इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगर पसंद आया हो तो YouTube का कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। आप अगर हमें Spotify पर या Apple Podcast पर सुन रहे हैं तो हमें फॉलो कीजिए और हमें रेटिंग्स दीजिए स्टार्स के साथ। ये 2 काम जरूर कीजिए प्लीज। इससे ये होगा कि कहानी और लोगों तक जाएगी। शो का साउंड डिजाइन किया है रोहन भारती ने, अमन पाल ने। आपसे फिर होगी मुलाकात। मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी। दुआ में याद रखिएगा।